बिहार में जनता जो है वो वोकल है, खुल कर कहती है। मतलब आप बिहार में मुंह पे माइक लगाएंगे तो बता देगी आपको कि वो किसको सपोर्ट कर रही है। समाज और जात को लेकर बड़ा क्लियर हिसाब किताब मामला। हालांकि बिहार में चुनाव दो तरह का होता है, एक जात के आधार पर और दूसरा धर्म के आधार पर। और धर्म में मुसलमानों को लेकर इस बार रोचकता ज्यादा है, क्योंकि इस बार मुसलमानों के वोट पर कंपटीशन बढ़ गया है। पीके अपना दावा कर रहे हैं, जेडीयू अपना दावा कर रही है, तेजस्वी अपना दावा कर रहे हैं और हैदराबाद वाले ओवैसी जो हैं वो भी दावा कर रहे हैं। और हमको लगा जब सब दावा कर रहे हैं तो आइए हम और आप मिलकर समझ लेते हैं कि वो 51 सीटें जहां पर सीधे सीधे एम फैक्टर का बड़ा असर है, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो किधर जा रहे हैं। सियासी बयानबाजियों के बीच उनके दिल में किसके लिए कुछ कुछ हो रहा है, देखिए आप इस पेशी में। को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है, किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? अपरंपार है बिहार चुनाव में सियासत के स्लॉग ओवर की महिमा। मुद्दों के ज्वार के बीच सबसे बड़ा मुद्दा मजहब है, जाति है, धर्म। बिहार में सियासतदान जाति धर्म को वोट के तराजू पर ऐसे ही नहीं तौलते। इस वोट साधना के मायने बड़े महत्वपूर्ण हैं। वजह है बिहार की वो 51 मुस्लिम बहुल सीटें जिनके हाथ में तख्ताए पटना की चाबी। इसलिए फर्स्ट राउंड से पहले बिहार में जाति धर्म की सियासत को ठार लगाई जा रही है। हैदराबाद के बैरिस्टर और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार को इन्हीं मुद्दों पर साधने निकले। उनका ये बयान खासा चर्चा में। तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर VIP पार्टी के हमारे मुकेश भाई को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने अपनी समाज के इतिहास पर पूरा भरोसा करके कहा कि मल्ला समाज तेजस्वी के साथ है। अगर हमको सत्ता मिलेगी तो मल्ला समाज पूरे बिहार में 3% उप मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। VIP ने कहा कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा, दरी बिछाएगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह। ओवैसी साहब अच्छे से जानते हैं कि बिहार में मुस्लिम मतदाताओं का एक मुश्त वोट जिस भी पाले में जाता है उसकी जीत तय हो जाती है। उधर 16 अक्टूबर से CM योगी बिहार में NDA के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पार्टी ने उनकी हिंदुत्व छवि को भुनाने के लिए बिहार में भी स्टार प्रचारक बनकर उतारा। योगी 16 अक्टूबर से अब तक पटना, सहरसा, सीवान, भोजपुर, बक्सर में रैलियां कर चुके हैं। ये मैसेज दे चुके हैं कि NDA के एजेंडे में जाति धर्म की जगह विकास का विजन है, लेकिन जैसे को तैसा जवाब देना भी जानते हैं। ये कांग्रेस को आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता। अब बिहार में एक अजीब बात, जिन मुस्लिम मतों के बूते ओवैसी तख्ताए पटना पर पतंग का परचम फहराने निकले, बिहार की उन 51 मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों पर बीजेपी हमेशा लीड लेती आई। अगर वो 2,75,00,000 को वो नौकरी देगा तो कम से कम 25,000 तो देना पड़ेगा ना 25,000। अब तुम उसका हिसाब कर लो, उसके लिए पैसा पड़ेगा 8,28,000 करोड़ रुपये। 8,28,000 करोड़ रुपये। पूरा बिहार सरकार का बजट कितना है सालाना? 2 लाख करोड़ का। ये कहां से लाएंगे बाबा तुम? पैसा तो झाड़ पे नहीं उगता ना। तो तेजस्वी बोले गए वैसी भड़काऊ भाषण देता हो, टट्टी है तुम्हारा, इसको भरोसा मत करो। अरे बाबा तुम बताओ तो सही, कहां से लाओगे, किधर से लाओगे? सवाल है, इस बार ओवैसी के निशाने पर तेजस्वी क्यों है?
यानी ओवैसी वहां चोट करना चाहते हैं जहां तेजस्वी और उनके वोट बैंक को यानी MY वाले समीकरण को सबसे ज्यादा दर्द, क्योंकि बिहार के 7 जिलों में 20% आबादी मुस्लिम मतदाताओं की। 2020 के बिहार विधानसभा नतीजों पर गौर करें तो इन 51 मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों में बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, जेडीयू को 10, जबकि AIMIM को 5 सीट पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस को 5 सीटों से संतोष करना पड़ा था, वहीं RJD 4, CPI-ML को 2, VIP के खाते में 2 सीटें गई थी। भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। 2020 में बीजेपी और इसके सहयोगियों ने 51 मुस्लिम बहुल सीटों में से 35 पर जीत दर्ज की थी, यानी एनडीए का स्ट्राइक रेट करीब 70% रहा। बीजेपी को भरोसा है अब की बार भी बिहार में फिर वही चमत्कार होने जा रहा है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले लालू, राबड़ी और कांग्रेस बिहार का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? 20 साल हो गए नीतीश बाबू को और नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए। दोनों पर 4 आने का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, 4 आने का भ्रष्टाचार। वैसे बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही हाई नहीं है। बिहार चुनाव में जो मुस्लिम बहुल 51 सीटें गेम चेंजर मानी जाती हैं, 2010 में भी उन सीटों पर बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट सबसे हाई रहा था। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो मुस्लिम बहुल 51 सीटों में से बीजेपी की जीत का कमल 27 सीटों पर खिला था। जेडीयू के खाते में 13 सीट, कांग्रेस को 3, आरजेडी को 2, जबकि LJP-R ने 2 सीट पर जीत का स्वाद चखा था। वहीं 2 सीट अन्य के खाते में गई थी। पिछले नतीजों से गदगद बीजेपी इसकी थ्योरी बीजेपी को समझा रही है। बिहार के मतदाताओं को ये ध्यान में रहे कि यहाँ गुंडा राज चलेगा चलेगा चलेगा। ये तो आप है जनता जनार्दन, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जंगल राज की समाप्ति की और विकास के सुशासन राज को आपने स्थापित किया। इसके लिए मैं आपको बधाई दूंगा। अब वो सीटें भी जान लीजिए जहां भाईजान गेम चेंजर है। ये सीटें किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया और पश्चिमी चंपारण तक फैली है। बिहार में किशनगंज इकलौती वो सीट है जहां मुस्लिम आबादी 68% से ज्यादा है। अब बिहार में सत्ता का ओट किस करवट बैठेगा, ये नतीजे बताएंगे। अब मल्ला का बेटा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद वाला क्यों नहीं बनेगा? असदुद्दीन ओवैसी इन्हीं बयानों के जरिए मुसलमानों के मन में ख्याल डाल रहे हैं। वैसे अब से थोड़ी देर पहले ओवैसी बिहार के अमौर में एक पब्लिक मीटिंग कर रहे थे और उस पब्लिक मीटिंग में वक्फ बिल से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड तक का जिक्र उन्होंने किया। क्या कह रहे थे भाईजान, सुनिए जरा आप। हमारी मजहबी तशक्कुस को, हमारे मजहबी शनाख्त को छीनने की कोशिशें की जा रही है। जो पार्टी आज नीतीश कुमार का निशान लेकर आ रही है, मैं उनसे पूछ रहा हूं, तुम मेरे एक सवाल का जवाब, क्या तुम इस वक्फ कानून की ताईद में वोट हासिल करने आए हो क्या? मैं आज सीमांचल और अमूर में खड़े होकर बेबाकी के साथ कह रहा हूं कि मैं अमूर की जनता से कह रहा हूं कि वक्फ के कानून के खिलाफ तुमको वोट देना पड़ेगा। ये मामला अख्तर ईमान का नहीं है, ये मामला वक्फ की जायदादों को बचाने का है, ये मामला हमारी मजहबी शराफ को बचाने का है, ये मामला हमारी मस्जिदों को बचाने का है। बताओ, तुम मस्जिद बचाने वाले का साथ दोगे या मस्जिद को छीनने वाले का साथ दोगे? जहां जहां बीजेपी हुकूमत में है, बीजेपी ने वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाया, उत्तराखंड में बनाया और उत्तराखंड में कानून बनाकर ये कह दिया कि निकाह उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि हुकूमत परमिशन नहीं देगी। अरे बताओ, निकाह तो 2 खानदानों के दरमियान में होता है, गवाह मौजूद होते हैं। मोदी ने उत्तराखंड में इस तरह का कानून बना दिया। याद रखो, मैं तूफान आने से पहले आपको बाखबर कर रहा हूं
मेरे मुखालिफिन कहेंगे कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे ओवैसी सच्चाई को भी बयान करता है तुम्हारे सामने। आपको सबूत देना पड़ेगा कि हम ऐसी ताकतों को शिकस्त देंगे जो हमको बांट कर हमारे कब्रिस्तानों को, मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को वीरान करना चाहती है। तमूर की जनता एक शीशा पिला हुई दीवार की तरह तुमको खड़े होकर इन तमाम ताकतों का जवाब देना है जो हमारी मजहबी तशक्कुस को छीनना चाहती है और एक काला कानून उन्होंने बना दिया। तो ओवैसी साहब को सुना आपने और आपको समझ में आया होगा कि एक रेस लगी है बयानबाजियों के दौर की, रेस लगी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बम फोड़ने की।